नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि पहली लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। तो आइए आज जानें कि क्या हुआ था पहली और दूसरी लोकसभा के चुनावों में। कौन जीता, कौन हारा, किसने दी पटकनी और किसने खाई मात, किसके कदमों तले खींच ली गई जमीन, किसकी परवाज ने चूम लिया आसमान। तिकड़मों, उठापटकों, साजिशों, किस्से और कहानियों से भरा है ये एपिसोड, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 2। तो अब हमें जानना है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के पहले चुनाव कैसे हुए। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। पर इसको शुरू करने के लिए पहले जान लें कि राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधान परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट करना था, इसलिए पहले उनके चुनाव होने थे। तो चलिए इसी क्रम में हम समझते चलते हैं। तो पहली लोकसभा इलेक्शन के बारे में अब हम जान लेते हैं। अब चुनाव करवाने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। पहली, चुनाव कौन कराएगा। दूसरी, चुनाव किस कानून के तहत कराए जाएंगे। तो चुनाव करवाने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और चुनाव के नियमों के लिए 12 मई 1950 को संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया, जिसमें बताया गया कि संसद और राज्य के चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे। पर इस सब के बावजूद चुनाव आसान काम नहीं था। वोटिंग के अधिकार वाली आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि तकरीबन 85% था, वह पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसे में मतदाताओं की पहचान, नामांकन और पंजीकरण एक बड़ी चुनौती थी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था। क्योंकि अधिकतर वोटिंग करने वाले वयस्क अशिक्षित थे, तो ये भी एक सवाल था कि वोटिंग के लिए तो मतपेटियां बनाई जाएंगी, उसमें लोग कैसे पहचानेंगे कौन सी पेटी किस पार्टी की है। अगर सिर्फ पार्टी का नाम ही लिखा होगा तो शायद वो पढ़ भी ना पाए। इसलिए पार्टियों के चुनाव चिन्ह निर्धारित करना जरूरी था, जिसको देखकर अशिक्षित व्यक्ति भी जान ले कि वह किस पार्टी की मतपेटी है। इसके अलावा मतपत्र और मतपेटियों को डिजाइन भी करना जरूरी था। मतदान केंद्र बनाए जाने थे और कुशल मतदान अधिकारियों की भर्ती भी की जानी थी और उनको प्रशिक्षण भी देना था। खैर, ये व्यवस्थाएं की गई और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच भारत में पहले चुनाव कराए गए। कुल 1949 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग रंग की मतपेटी आवंटित कर दी गई, जिस पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह था। मतदाता सूची को टाइप करने और मिलान करने के लिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्कों की नियुक्ति की गई और वोटर लिस्ट को छापने के लिए 3,80,000 रिम कागज का उपयोग किया गया था। 1951 की जनगणना के अनुसार 36 करोड़ की आबादी में से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर कुल लगभग 17 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिससे यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव बन गया। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान करने के पात्र थे। यह चुनाव 68 चरणों में हुआ। लगभग 2 लाख मतदान केंद्र बनाए गए। एक अधिकांश मतदान 1952 की शुरुआत में हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1951 में मतदान हुआ। क्योंकि फरवरी और मार्च में मौसम आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में खराब रहता है, जिससे भारी बर्फबारी होती थी, वहां पर चुनाव के पहले वोट हिमाचल प्रदेश में चीनी नाम की तहसील में डाले गए थे। लोग इस बात की शंका करते थे कि भारत की गरीब और अनपढ़ जनसंख्या चुनावों में क्या रुचि रखेगी, परंतु भारत की जनता ने अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया
और 45% तक मतदान हुआ। इस मतदान ने स्थापित कर दिया कि भारत में जनतंत्र की जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ चुकी थी। अब इनका परिणाम क्या हुआ? पहले चुनावों में कुल 489 सीटों पर चुनाव हुए और उसमें से 364 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस को लगभग 45% वोट मिले। कांग्रेस के बाद सीपीआई को 16 और सोशलिस्ट पार्टी को 12, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली। कुल 50 से अधिक पार्टियों और 500 से ऊपर निर्दलीय उम्मीदवारों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़ा। कई मंत्रियों ने अपने पद से हटकर चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी पार्टियां बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की और कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया, उसको पुनर्जीवित किया। अखिल भारतीय जनसंघ को जनसंघ के नाम से भी हम जानते हैं। 1977 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में कई अन्य दलों के साथ विलय हो गया और जनता पार्टी नाम से इसका गठन किया गया। 1980 में तत्कालीन जनसंघ के सदस्यों ने 1980 में हार के बाद जनता पार्टी छोड़ दी। आम चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। आपके लिए यह जानना बहुत रोचक हो सकता है कि इन चुनावों में बी.आर. अम्बेडकर को बंबई, उत्तर मध्य जिसे हम कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में उनके ही पूर्व सहायक और कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोलकर ने हरा दिया। इसके बाद अंबेडकर ने राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। लोकसभा में प्रवेश करने के एक और प्रयास में उन्होंने 1954 में भंडारा में उपचुनाव लड़ा, लेकिन फिर से कांग्रेस के बोरकर से हार गए। इसी तरह एक और बड़े नेता आचार्य कृपलानी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से हार गए, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने दिल्ली में जीत हासिल की। फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। इन आम चुनावों के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए और जैसा कि आशा की जा रही थी, सभी राज्यों में कांग्रेस जीती और उसने वहां सरकारें बनाई। तो चलिए अब पहले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए जनता सीधे वोट नहीं देती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक उनका चुनाव करते हैं। इसलिए जब 1951 में सभी राज्यों के चुनाव हो गए, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव हुए। अब यह कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है, उस राज्य को उसी हिसाब से सीटें मिलती हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा चुनाव में ना तो गुप्त मतदान होता है और ना ही इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। इसमें चुनाव का ढांचा थोड़ा सा अलग होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर चिन्ह लगाना होता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी कि एमएलए हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला है विधायकों की कुल संख्या भाग खाली सीटें जमा 1 यानी किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यदि महाराष्ट्र में 7 खाली सीटें हैं और महाराष्ट्र में कुल विधायक है 288, तो अब समझते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या 7
अब इसमें जोड़ना होगा 1, तो अब हो गया 8। अब इस 8 से विधायकों की संख्या यानी 288 को भाग किया जाएगा, नतीजा आएगा 36। अब इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तो अब हो गया 37। यानी कि राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों को वोट मिलना जरूरी है। अगर सीटें कम होती हैं तो उसी हिसाब से वोटों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी राज्य में 3 सीटों पर चुनाव होना है तो वहां 200 विधायक हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, अब आएगा 4। अब इस 4 से 200 को भाग दिया जाएगा, नतीजा आएगा 50। अब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 51। इस प्रक्रिया के साथ आजादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। चलिए अब जानते हैं फर्स्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमने अपने पहले राष्ट्रपति किस प्रकार चुने। हालांकि देश में संविधान लागू होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन इस व्यवस्था में साफ था कि जब देश में पहले आम चुनाव होंगे उसके बाद ही पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। पहला आम चुनाव हो चुका था। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ केवल लोकसभा में ही नहीं बल्कि देश भर की विधानसभाओं में भी सरकार बना चुकी थी। इसके बाद अब बारी थी पहली बार देश में राष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल को इस चुनाव की घोषणा की। इसके बाद इन चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 मई को वोटिंग हुई और 6 मई 1952 को नतीजे आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया था। अलबत्ता 4 निर्दलीय उम्मीदवार जरूर मैदान में थे। इसमें सबसे गंभीर प्रत्याशी थे केटी शाह, जो खुद संविधान सभा में रह चुके थे और भारतीय राजनीति में उनका बहुत नाम था। इसके अलावा लक्ष्मण गणेश थाटे और चौधरी हरिराम भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। चौथे निर्दलीय प्रत्याशी थे कृष्ण कुमार चटर्जी। पहले राष्ट्रपति चुनाव में जब वोटिंग हुई तो सबको मालूम था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेतहाशा वोट मिलने वाले हैं, लेकिन उत्सुकता ये भी थी कि उनके खिलाफ खड़े निर्दलीय प्रत्याशियों को कितने वोट मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद को कुल मिलाकर 5,07,400 वोट मिले, तो केटी शाह को 92,827 वोट मिले, लक्ष्मण थाटे को 2,672 वोट मिले, तो चौधरी हरिराम को 1954 वोट हासिल हुए। सबसे कम यानी कि 533 वोट कृष्ण कुमार चटर्जी को मिले। तो ये था पहला राष्ट्रपति चुनाव जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते। गवर्नमेंट फॉर्मेशन यानी कि सरकार किस तरीके से बनी। अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य चुने जा चुके थे, इसलिए अब नई सरकार का गठन होना था। 13 मई 1952 को नई चुनी हुई संसद की पहली बैठक हुई। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर चुने गए। तत्कालीन चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने शपथ दिलवाई। सबसे पहले शपथ ली पंडित नेहरू ने, बाद डिप्टी स्पीकर अनंत साई नाम अयंगर ने शपथ ली और फिर बाद में कैबिनेट ने शपथ ली। नेहरू पीरियड यानी कि नेहरू के कार्यकाल में क्या हुआ। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रेरणा थी, जिसका भारत एक सह संस्थापक था। नेहरू ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1956 में जब स्वेस नहर कंपनी को मिस्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मिस्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 18-4 वोट दिए थे। इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूएसएसआर के साथ भारत मिस्र के 4 समर्थकों में से एक था। भारत ने फिलिस्तीन के विभाजन और 1956 में इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा सिनाई पर आक्रमण का विरोध किया था, लेकिन तिब्बत पर चीनी
प्रत्यक्ष नियंत्रण और सोवियत संघ द्वारा हंगरी में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दमन का विरोध नहीं किया। यद्यपि नेहरू ने भारत के लिए परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। कनाडा और फ्रांस ने बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के विकास में भारत की सहायता की। इस तरह पहली लोकसभा नेहरू और उनके कार्यक्रमों के इर्द गिर्द घूमती रही। इस बीच 5 साल पूरे हो गए और दूसरे चुनावों का समय आ गया। तो अब जानते हैं कि जो दूसरे लोकसभा इलेक्शंस थे उनमें क्या हुआ। दूसरी लोकसभा इलेक्शन जो थे वो 1957 में हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1957 में हुए दूसरे लोकसभा चुनावों में अपनी 1952 की सफलता की कहानी को दोहराने में कामयाब रही। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 494 सीटों में से 371 सीटें जीतकर आसानी से दूसरी बार सरकार बनाई और उनका वोट शेयर भी पिछली बार के 45% से बढ़कर 48% हो गया था। 11 मई 1957 को एम.ए. अयंगर को सर्वसम्मति से नई लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया था। इन चुनावों में कांग्रेस सदस्य फिरोज गांधी, जिन्होंने पीएम नेहरू की बेटी इंदिरा से शादी की थी, का उदय भी देखा गया, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंद किशोर को 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सामान्य सीट जीती। दिलचस्प बात यह है कि 1957 के चुनाव में एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी। 1957 में निर्दलियों को 19% वोट मिले। दूसरी लोकसभा ने 31 मार्च 1962 को अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। दूसरी लोकसभा इलेक्शन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो चलिए उनको देखते चलते हैं। 1952 में आंध्र प्रदेश की मांग के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से भारतीय संघ में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया और इसकी सिफारिशों पर कई पुराने राज्यों की सीमाओं में बदलाव करके कुछ राज्यों के कुछ हिस्से दूसरे राज्यों में मिला लिए गए। कुछ राज्यों को आपस में मिलाकर अंत में 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। इनके बनाने का आधार था साझा भाषा और जातीय जनसांख्यिकी। 1953 में मद्रास राज्य के लिए तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से आंध्र बनाया गया था। अब 1956 में आंध्र राज्य को हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश बना दिया गया। मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया गया। मलयालम बोलने वाले कोचीन, मालाबार, साउथ कनाडा और ट्रावनकोर के क्षेत्रों को मिलाकर केरल बनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को द्विभाषी बॉम्बे राज्य से बनाया गया था। आंध्र राज्य और हैदराबाद की तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। बिहार में से पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल को दिया गया। इसके अलावा 1961 में शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए लगातार याचिकाओं के बाद भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली उपनिवेश पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। इस बीच दूसरी लोकसभा का समय समाप्त होने वाला था, इसलिए चुनाव घोषित कर दिए गए। तो दोस्तों, कैसे हुए लोकसभा के तीसरे चुनाव? कौन जीता, कौन हारा, किसने दी पटकनी और किसने खाई मात? हर चुनावों के साथ बढ़ती गई तिकड़में, उठापटके, साजिशें। ऐसे ही किस्से और कहानियों से भरे इतिहास को जानने के लिए देखना मत भूलिएगा सत्ता का संघर्ष एपिसोड 3। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इसमें नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आप अपने प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी।
तो देखना मत भूलिएगा सत्ता का संघर्ष एपिसोड 3 जल्द ही इसी चैनल पर, जिसका नाम है जिंदगी अनकट।